हेलो एवरीवन एंड मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, ठीक है। एंड वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ रहा है जो कि ऑलरेडी 5-6 बार रिलेशनशिप में रह चुकी है और अभी वो 21 साल की है। एंड आई आस्क्ड क्यूरियोसिटी कि क्यों तूने चूज किया, लाइक तुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो ही सेड पास्ट इज पास्ट एंड पास्ट इजंट, मतलब पास्ट इतना मैटर नहीं करता। पास्ट अभी वो लड़की ऑलरेडी 6 बार रिलेशनशिप में रह चुकी है, ठीक है। ये शायद छठा या सातवां है उसका। एंड या उसने डेट करना शुरू कर दिया था 16-17 के एज में, यानी कि 5-6 साल में 5-6 बार वो रिलेशनशिप ब्रेक कर चुकी है। अभी तुम लोग कहोगे कि हाँ मैं थोड़ा ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ या फिर वट एवर, आई नो। बट द थिंग इज मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ एंड मैंने उसको क्या राय दी एंड क्या आपको राय दूंगा। थिंग इज देखो, जो हम हैं, ठीक है, हम लड़के हैं एंड हमारे पास्ट में जितने भी लड़के हुए हैं उनमें 90% लड़कों को कभी रिप्रोड्यूस करने का चांस ही नहीं मिला। आज तक अगर टोटल मेल की पॉपुलेशन देखा जाए ओवरऑल, जब से ह्यूमन पॉपुलेशन जन्म हुई है तब से 90% मेल हैं, उनको कभी रिप्रोड्यूस करने का चांस ही नहीं मिला। लेकिन वहीं अगर फीमेल का देखा जाए तो 100% फीमेल्स रिप्रोड्यूस कर चुकी हैं, ठीक है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जो देखो, फीमेल्स के पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चाइल्ड कैरी करने की। एंड तुमने देखा होगा कई बार राजाओं की बहुत सारी रानियां होती हैं, पर कई बार उसी टाइम पर उसी जगह पर ऐसे भी मर्द हैं जिनके पास एक भी वाइफ नहीं है। उसका रीजन ये है कि नेचर सिलेक्शन, ठीक है। नेचर हमेशा सिलेक्ट करती है कि इस लड़की को, इस लड़के के जीन्स आगे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए। मान लो दो लड़के हैं, ठीक है। एक बहुत ही वीक है एंड एक बहुत ही स्ट्रांग है। मीन्स उसके जो जेनेटिक्स होंगे वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे एंड इसीलिए ज़्यादा चांसेस हैं कि जो वुमेन होगी उसको चूज करेगी। उसके वाइडर शोल्डर्स होंगे, एकदम चेस्ट होगी एंड बियर्ड होगी और अच्छा दिखता होगा एंड अच्छे से बिहेव करता होगा, स्ट्रेंथ होगी, सब कुछ होगा। वर्सेस एक ऐसा नूब है, मतलब ऐसा बंदा है जिसको कुछ आता ही नहीं है, ना ही उसके लुक्स अच्छे हैं, ना ही उसकी बॉडी है और ना ही उसको कुछ पावर है, ना ही पैसा है उसके पास कुछ भी। तो अगर इसके बच्चे होंगे तो उसके बच्चे भी उसकी तरह होंगे एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ द वुमेन्स तब ऐसे परिवारों को चूज करती थी जो उनसे या तो बराबरी में हो या तो ऊपर हो, ठीक है, ताकि वो उस तरह के जीन्स को आगे भेज सकें। एंड इसीलिए वुमेन्स का सिलेक्शन हमेशा अच्छा रहा है, मतलब बहुत सोच समझ कर वो डिसीजंस लेती थी। दिस इज द रीजन, क्योंकि देखो, वुमेन होती है ना, कोई भी गर्ल होती है, तो जब वो तो वैसे भी वो फिजिकली वीक होती है हमारे से, ठीक है। एंड प्लस जो वो प्रेग्नेंट होती है तो वो और भी अपनी वीक कंडीशन में होती है उस पीरियड में फिजिकली। तो उसको बहुत ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ती हैं, बहुत सारा, मतलब खतरा होता है उसकी जान को। एंड जब हम लोग केव टाइम में थे तब से ही उनके ये साइकोलॉजी डेवलप हो गई कि उनको सोच समझ के डिसीजन लेना। हम अदर एंड हमको कोई रिस्क नहीं होता। अगर मेल देखा जाए तो फिजिकली वी आर देख, हम लोग अनलिमिटेड बच्चों के बाप बन सकते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही वीमेन है, ठीक है, उनको तो लाइक वो अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा 15-20 बच्चे ही प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो उनको तो बहुत ही सोच समझ के फैसला करना होता है एंड वही होता आ रहा था अब तक। पर अभी क्या हुआ कि साइंस आगे बढ़ गई, प्रोटेक्शंस आ गए एंड वुमेन को अब इतना खतरा नहीं है, रिस्क नहीं है। तो उनका जो रिस्क फैक्टर है वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया, क्योंकि अब प्रोटेक्शन आ गया। तो बच्चे होने की जो जवाबदारियां होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो नहीं होते। बट उससे आपको लग रहा होगा कि इससे तो मतलब बैलेंस हो जाना चाहिए ना, क्योंकि औरतें होती हैं, ठीक है, जब उनको कोई रिस्क ही नहीं है तो आराम से जो बाकी के मर्द हैं उनको भी औरतें मिलना चाहिए, उनको भी इंटीमेट, मतलब उनको भी पार्टनर मिल जाने चाहिए, राइट। बट ऐसा नहीं होता। क्यों? मैं आपको बताता हूँ, देखो। अभी तक मान लो कि 80% जो वुमेन थी, ठीक है, वो टॉप के 20% बॉयज में अपना चांस ढूंढती थी हमेशा, ठीक है। वो उनको ही सिलेक्ट करती थी जो टॉप के 20% बॉयज है। एंड जो बाकी के 80% मेल हैं उनका कंपटीशन होता था उन लड़कियों के लिए जो बॉटम की 20%, ठीक है। ये रेशियो आज तक चल रहा था एंड यही होता आ रहा था। इट्स नेचर, उन्होंने, भगवान ने उनको सुपर पावर दी है कि वो मर्दों की भीड़ को भी रिजेक्ट कर सके।
ये उनके पास ही है, ठीक है। पर अब क्या हुआ कि रिस्क फैक्टर कम हो गया। तो अब जो टॉप का 10% वाले बॉयज होते हैं ना, वो बाकी सब अपना देखो, लड़के होते हैं, ठीक है। लड़के को कोई रिस्क नहीं होता, तो वो अपना से जो कम लेवल की हैं लड़कियां, उनमें ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ सेक्सुअल नीड्स होती हैं, वो सिर्फ सेक्स करना चाहते हैं। एंड वुमेन भी, क्योंकि वो उनके लेवल के बहुत ही ऊपर का बंदा है, ठीक है, तो उनको भी हाँ कर देती हैं। एंड वो भी हर चीज के लिए। पर क्या ये सही है? एक बार सोचो, कोई बंदा आ रहा है तुम्हारे पास सिर्फ सेक्स के लिए, एंड तुम्हें पता भी है, एंड तुम्हें पता भी, रियलाइज भी हो रहा है कि ना यार, ये बंदा मेरे से बहुत ही ऊपर के लेवल का है, फिर भी क्यों आ रहा है? जस्ट फॉर द नीड ऑफ सेक्स। बट क्योंकि वो ऑलरेडी इतना लेवल में ऊपर होता है कि सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही उस वुमेन के लिए, मतलब, एक फैंटेसी बन जाती है। तो वो आराम से दे देती है जो उस बंदे को चाहिए होता है। एंड क्योंकि उसको सब कुछ आराम से मिल रहा है बिना कोई मेहनत के लड़के को, तो उसकी उसकी कदर नहीं होती। जिस चीज के लिए आप एफर्ट नहीं मारते, उसको आप उसकी आप कदर कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो जब ऐसा होता है, तब फीलिंग हो, तब आती है टॉक्सिसिटी। जब किसी भी साइड में पावर अनबैलेंस हो जाती है, तब टॉक्सिसिटी जन्म लेती है। एंड फिर वो ना अटेंशन देता है उस लड़की को, ना ही प्रॉपर रिस्पॉन्सेज देता है, चीट करता है, एंड एवरी अदर थिंग्स जो वुमेन कहती हैं कि मैन है, ठीक है। पर वो कर कौन रहा है? वो टॉप के 10% बॉयज कर रहे हैं जिनको चांस मिल रहा है। बाकी के जो 90% बॉयज हैं उनको तो कभी चांस ही नहीं मिल रहा। जो जो मतलब दिल से लगे हुए हैं, मेहनत करते हैं, जो मतलब रोजेस लेकर जाते हैं, बार बार ट्राई करते रहते हैं एक ही लड़की पर 4 साल 5 साल तक, या फिर जो मतलब चाहते हैं कि अपनी वुमेन को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करें, वो नर्ड, उनको मतलब जिनके पास एवरेज लुक है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, या फिर जिनके पास मसल्स नहीं है, वो मतलब उनको तो चांस ही नहीं मिला ना। पर गालियां सबसे ज्यादा उन्हीं को सुननी पड़ती हैं, ठीक है। तो एक बार सोच कर देखो, आप ऐसे सिनारियो में हो कि जो वुमेन है, ठीक है, वो मेन से हट कर, जो मर्द है उनसे नफरत करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनका दिल तोड़ा है। पर दिल किसने तोड़ा है? टॉप के 10% मर्दों हैं। पर नुकसान किसको है? बॉटम के 90% मर्दों को। अभी इससे क्या होगा कि जो, देखो, एनडीटीवी ने अभी है ना रिसेंटली एक न्यूज रिलीज की थी कि मेन की पॉपुलेशन अभी खत्म होने वाली है, डिक्लाइन पे आ गई है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। पर उसने भी, अगर आप उस एनडीटीवी के जो न्यूज आर्टिकल है उसमें भी आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको दिखेगा कि कई लोग फेमिनिज्म को प्रोटेक्ट, फेमिनिज्म का नारा लेकर आ रहे हैं कि यार, वी कैन डू इट बेटर देन मैन, हमको जरूरत नहीं मर्दों की। क्यों? क्योंकि ये आया ही इसलिए प्रोपागेंडा, क्योंकि फेमिनिज्म के लिए, देखो, अपने फायदे के लिए। जो देखो, औरतें होती हैं, ठीक है, जो फेमिनिज्म के नाम पर पब्लिसिटी करना चाहती हैं, खुद की पैसा कमाना चाहती हैं, एंड या फिर टॉक्सिक हो चुकी हैं क्योंकि उनको मर्दों ने छोड़ा है यूज कर करके। कौन से टॉप 10% वाले? तो वो सिर्फ अपनी भड़ास निकालना चाहती हैं मर्दों पर। अभी वो उनका तो कुछ नहीं उखाड़ सकती जो उनको यूज करके थ्रो कर चुके हैं, जो कि टॉप 10% में, क्योंकि सारी पावर, सारा पैसा, सारे लुक्स, सारी सब कुछ उन्हीं के पास है, अच्छी पोजीशन है एंड एवरीथिंग। बाकी सब के जो बॉटम 90% मेल है ना उनके पास पावर है, ना पैसा है, ना लुक्स है, ना लड़कियां हैं। तो जितना भी प्रेशर पड़ता है, वो सब, सारा गुस्सा, सारा प्रेशर, सब कुछ उन्हीं के ऊपर डाल देते हैं। एंड व्हाट एंड अप हैपनिंग कि जो बाकी के मर्द हैं, वो लोनली फील करते हैं, वो डिप्रेस फील करते हैं, वो एग्जॉस्टेड फील करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है। किसके लिए कमाए, किसके लिए काम करे वो, किसके लिए ये सब मेहनत जो कर रहे हैं वो करें? एक बार सोच कर देखो, जो अच्छी अच्छी जॉब्स हैं, जितना भी अच्छा अच्छा पैसा आता है, वो सब तो टॉप 10% मेल ले जाते हैं। बॉटम की जो सबसे रिस्की जॉब होती है, जो सबसे मुश्किल जॉब्स होती हैं, जिसमें कम पैसा आता है, वो हमारे जैसे मिडिल क्लास बॉयज, तुम्हारे मेरे जैसे, जो करते हैं, ठीक है। वो क्यों करते हैं? ताकि वो अपने फैमिलीज की नीड पूरी कर सके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सके। पर उनको फैमिली बनाने का मौका ही नहीं दे रहे हैं ये लोग। एंड इनफैक्ट अगर बन भी रही है फैमिली, मान लो अगर एक लड़की के साथ फैमिली बना भी रहा है, तो ऑलरेडी वो पास्ट रिलेशनशिप में थी,
बॉडी काउंट उसके इतने ज़्यादा थे कि अब वो अटैच कर ही नहीं पा रही तुम्हारे साथ। पता है क्यों? क्योंकि देखो, लड़कियां चाहे कितना भी कैजुअली लें सेक्स को, पर उनकी बॉडी है ना, वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है ड्यूरिंग द सेक्स। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन से फीलिंग ऑफ अटैचमेंट आती है। एंड जब कैजुअली तुम लोग करने लगते हो, ठीक है, तो एक लिमिट के बाद जो तुम्हारा फीलिंग और अटैचमेंट है वो इतना, मतलब, बेकार हो जाता है कि एक बार सोच कर देखो, अगर आपने पहली बार गेम खेली कोई भी, तो कितना एक्साइटमेंट होगा। दूसरी बार खेली, ठीक ठीक होगा, फिर आदत हो जाएगी आपको, ठीक है। वैसे ही होता है कि जब आप मल्टीपल पार्टनर के साथ रहते हो तो ऑक्सीटोसिन इतना नंब पड़ जाता है आपका कि फिर आप लॉन्ग टर्म रिलेशन फॉर्म ही नहीं कर पाते, वो बॉन्ड फॉर्म ही नहीं कर पाते। एंड जब वो दिखता है यार, मान लो आपने ऋतिक रोशन के साथ, सलमान खान के साथ एंड बहुत सारे ऐसे ही अच्छे अच्छे दिखने वाले एक्टर के साथ टाइम स्पेंड किया अपने 20s में, एंड अर्ली 30s में आपने शादी कर ली किसी एवरेज सिद्धू सा के, ठीक है, तो आप उसको उतनी रिस्पेक्ट कर ही नहीं पाओगी, ठीक है। एंड ना ही सिद्धू वो फील कर पाएगा अटैचमेंट, वो नीड टू प्रोवाइड फैमिली, क्योंकि उसके पास फैमिली है ही नहीं। वो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रहा है, एंड जिसकी वजह से आज नहीं तो कल अपनी सोसाइटी पूरी कोलैप्स हो जाएगी। एंड दिस इज द थिंग जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। हाँ, फेमिनिज्म बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है जब फेमिनिज्म आया था तब, लेकिन अब वो कुछ अलग ही मोड़ पर है। तो बॉडी काउंट डज मैटर प्रो, क्योंकि बॉडी काउंट के ऊपर आप, मतलब, अपने पास्ट के ऊपर या फ्यूचर का प्रिडिक्शन कर पाते हो ना। कोई भी डेटा एनालिस्ट होता है वो पास्ट के डेटा को देखता है ताकि फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सके। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने अपने पिछले जितने भी साल आपने जिए हैं, मान लो 15-20 साल जितने भी, ठीक है, उसमें कौन कौन से अचीवमेंट्स किए हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको नौकरी दूंगा। तो आप उसको नहीं कह सकते ना कि आप मेरे पास्ट लाइफ के ऊपर जज मत करो मुझे। क्यों? क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने पास्ट में कुछ अचीवमेंट्स किए हैं। एंड इट डज मैटर ब्रो, इट डज मैटर, दिस इज व्हाई इट डज मैटर, क्योंकि आप किसी के पास्ट लाइफ से ही आपकी उसके फ्यूचर के ट्रेजेक्टरी का पता चल सकता है। एंड देयर इज, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी औरत के साथ अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, किसी भी गर्ल को आप अप्रोच करने जा रहे हो, तो एक बार पूछ कर देखो उससे कि वो कैसे लोगों के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुकी है, और कितने लोगों के साथ वो रह चुकी है, कितने बार रह चुकी है। क्योंकि आप तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके और उसका रिलेशन कैसे रहने वाला है। मान लो वो मेरा जो दोस्त है, ठीक है, वो ऑलरेडी जिस लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाने वाला है वो 6 साल में 6 पार्टनर बदल चुकी है। तो आपको क्या लगता है, प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके लॉन्ग टर्म चलेगा रिलेशनशिप? नहीं चलेगा। एंड दिस इज द थिंग। तो आप संभल कर रहे हैं, सतर्क रहें, मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।